स्वागत है आपका शीतल जी नई जी, परख के मंच पर एक बार फिर। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी जी। उस चर्चा को हमारे नई परख के दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जी, बहुत जी, जी। बड़े पैमाने पर उस चर्चा को देखा गया, उसके ऊपर टिप्पणियाँ आईं। जी, उन टिप्पणियों पर एक नज़र डालने से हम लोगों को पता लगता है कि दरअसल हम लोगों की समीक्षा किस दिशा में जा रही है और जी, हम लोग ठीक से जो घटनाक्रम बदल रहा है, उस पर अ, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और पेचीदगी डाल दी खाड़ी युद्ध में। जी, जी। उन्होंने एक वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य के तरह-तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। वो वक्तव्य ये है कि अमेरिका इज़ वाइंडिंग डाउन द वॉर इन ईरान। अब ये वाइंडिंग डाउन शब्द जो है इसका मतलब है कि धीरे-धीरे करके वो इस लड़ाई को अंत की तरफ ले जा रहे हैं। यानी अगर और सरल भाषा में कहें तो एक ढलान है, इस ढलान के ऊपर नीचे उतरने के लिए उन्होंने पहला कदम रख दिया है। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ लड़ाई एक-दूसरे के एटमी ठिकानों पर हमले तक पहुँच गई है। यहाँ तक कि चूँकि ईरान के एटमी ठिकाने के ऊपर हमला हुआ, तो उससे नाराज़ होकर ईरान ने 2 अ, ज़बरदस्त रेंज वाली 4000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके डिएगो गार्सिया द्वीप पर जो अमेरिकी ब्रिटिश फौजी अड्डा है, उसके ऊपर 2 मिसाइलें मार दी। वहाँ पहुँची नहीं मिसाइलें, एक मिसाइल रास्ते में इंटरसेप्ट कर ली गई और एक मिसाइल रास्ते में भटक गई, वहाँ गिरी नहीं। लेकिन उसने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है कि हमारे पास डिएगो 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया तक मार करने वाली मिसाइल भी है। इससे ये भी ईरान ने घोषित कर दिया है, बता दिया है लोगों को कि हमारे पास हमारी मिसाइलें यूरोप तक जा सकती हैं। अमेरिका तो नहीं आ सकती हैं, अमेरिका तो 11,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक तो मिसाइल नहीं जा सकती। लेकिन हम यूरोप के किसी देश के ऊपर भी चाहें तो हम हमला कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उसके लिए जोखिम खड़ा कर सकते हैं, ये भी ईरान ने बता दिया। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार एक के बाद एक अपने मेरीन कमांडोज जो अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ कमांडो ऑपरेशन करने वाली टुकड़ियां हैं, ढाई ढाई हजार की 2 किश्तों में उसने होर्मुज की तरफ भेज दिया है। या तो पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। जाहिर है कि उनका कुछ ना कुछ उपयोग भी अमेरिका करना चाहता होगा, उसकी कोई डिजाइन होगी। वो डिजाइन क्या है धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये जो पूरी जटिलता पैदा हुई है, एक तरफ ट्रंप की बातों से लग रहा है कि वो युद्ध से निकलने के लिए उत्सुक हैं और उसके उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ से ऐसा कोई संकेत सामने नहीं आ रहा है। इज़राइल की हम ना इज़राइल बोल रहा है, ना कह रहा है इस मामले में, वो वहीं टिका हुआ है कि हम ईरान में हुकूमत बदलना चाहते हैं। ईरान की तरफ से 2 तरह के संकेत आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ये भी चाहते हैं कि उनको कोई गुंजाइश मिले। वो दूसरे देशों से भी अपील कर रहे हैं कि आप शांति करवाने की कोशिश कीजिए, वार्ता करवाने की कोशिश कीजिए। वो ये भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो सारे हमलों का बहुत ही कड़ाई से जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध खत्म तुम्हें करना होगा, हम युद्ध अपनी तरफ से खत्म नहीं करेंगे। ठीक है जी। जी, आपने जो अभी इसको मुखड़ा जो कहें आप, जो मुखड़ा प्रस्तुत किया है इस कार्यक्रम का, उसमें लगभग उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को पूरी तरह से साफ आपने किया है, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कितनी बार साफ की जाए उसमें हमेशा संदेह के बादल रहते हैं। जी, उसकी मूल वजह है हमारे ट्रम्प साहब के वक्तव्यों में उसे अगर सीधे कहा जाए तो झूठ का पुट होना। हुँ, अब तक जब-जब वो ऐसी बात शांति की करते हैं, हमने उन्हें युद्ध छेड़ते हुए पाया है हुँ, और तब तक उन्होंने कुछ हमला किया है, कोई और बात की है। हुँ, फिर वो भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। एक बयान उनका वो है, दूसरा बयान ये है कि 48 घंटे के भीतर अगर होर्मुज़ खाली नहीं किया ईरान ने, हुँ, तो हम इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का नष्ट कर देंगे। हुँ, और अभी जब आपके कार्यक्रम में मैं आ रहा था तो एक ये होता है कि भाई कार्यक्रम में जाने से पहले एक बार खंगाल लिया जाए कि ताज़ा घटनाक्रम क्या है। तो जो बी-2 बॉम्बर हैं उनके दुनिया में जिनके लिए ब्रिटेन ने अब हवाई अड्डा अपना मुहैया करा दिया है। तो बी-2 बॉम्बर वहाँ पहुँच चुके हैं और वो बॉम्बर एक विशेष किस्म के बम प्लेस करते हैं
वो बम जो है जो 200 फीट गहरे बंकर को भी तोड़ सकते हैं, जो पिछली बार इस्तेमाल हुए थे जून वाले युद्ध में। और तब ये कहा गया था कि हमने जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, जो 200 फीट नीचे है, वहां तक हमने उसको मार के नष्ट कर दिया है। लेकिन उसको जो अंतर्राष्ट्रीय जो आणविक मामलों की एजेंसी है, उसने स्वीकारा नहीं था। उसने कहा था कि कोई गारंटी नहीं है कि जो ये कहा जा रहा है वही सच हो और वो फैसिलिटी नष्ट हो गई हो। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो फैसिलिटी नष्ट नहीं हुई होगी और वो अपनी पूरी क्षमता में होगी। और उसके बाद के बयान तो उसकी और पुष्टि करते हैं कि नहीं, वो उसकी क्षमता बरकरार है और यूरेनियम का जो भंडार एनरिच करके करीब 60% के आसपास जो रखा हुआ है वो उनके पास है। तो अब ये फिर से B2 बॉम्बर्स का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये समझ में आता है कि एक तो वो उसी अड्डे पर फिर से हमला करने की कोशिश होगी एक नए सिरे से, जिस पर पहले किया गया था। ये टारगेट इस लक्ष्य की बात तो हमेशा इजराइल भी करता है, अमेरिका भी करता है। दूसरे ये भी हो सकता है कि जो बिजली घर वगैरह हैं ईरान के, जिसके जरिए उनकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के मामले को कृपण करना चाहें कि जिससे नागरिक आबादी में रोष पैदा हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश भी है, ये इसमें नजर आता है। और लेकिन जो खबरें वहां से आ रही हैं कि ईरान ने अपने आप को असाधारण रूप से, अब खबरें ये पुष्ट करती जा रही हैं जितने दिन बीत रहे हैं उसके बाद, कि उसने कितनी तैयारी की है पिछले वर्षों में, दशकों में। उसे मालूम था कि उसे अमेरिका और पश्चिम से युद्ध लड़ना होगा। उसे मालूम था कि पश्चिम, तब तो नाटो में कोई ऐसा विभेद भी नहीं था जैसा आज है, कि ये सब लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे। उसे मालूम था कि ये हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं और उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने इसको भी बहुत डिसेंट्रलाइज किया है कि जैसे उन्होंने इसको किया था कि उनकी लीडरशिप मार दी जाएगी तो कैसे एक के बाद एक दूसरे क्रम आते रहेंगे, वैसे ही उन्होंने इसको भी बहुत डिसेंट्रलाइज किया है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर इस तरह से कहीं तोड़ी जाएगी तो उसका अल्टरनेट्स क्या क्या है। तो ये आसान नहीं होगा अमेरिका और पश्चिम के लिए उनको क्रिपल करना। इस आधार पर किसी एक शहर में कोई नुकसान वो कर लेंगे तो वो उसको 2-4 दिन में ठीक कर लिया करेंगे, और लेकिन वो पूरा देश को एक बार में विद्युत विहीन करने में सफल होंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी सूचनाएं अब डिटेल्स उन्हीं माध्यमों से आ गए हैं जिन माध्यमों में ट्रंप साहब की धमकी आई है। तो अभी की सूरत फिर वही लग रही है कि ईरान ने अपने आप को एक लंबी लड़ाई के लिए और इस तरह की किसी भी कठिनाई के लिए तैयार किया है, और वो साबित हो रहा है। और इससे ये भी साबित हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने उसके बारे में जो भी अपनी धारणा बनाई थी इस युद्ध को शुरू करने से पहले, और जैसा उन्होंने जून में भी प्रयास किया था, वो विफल हो रही हैं। और उनमें ज्यादा खिसियाहट है, निराशा तो है लेकिन खिसियाहट ज्यादा है। और खिसियाहट की वजह से वो कुछ और ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उनको इस जो कठिनाइयां उनके सामने हैं, उनके सामने जो कठिनाइयां वो ये है कि सारी दुनिया में उनके खिलाफ एक वातावरण पैदा हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से सारी दुनिया संकट में पड़ गई है। संकट आ गए हैं कि क्रूड का दाम सर पैर 150 से ऊपर बास्केट चली गई है भारत की। जनरल जो ब्रेंट है वो भी 120 के आसपास है, लेकिन उपलब्ध नहीं है। दुनिया को 105 से 108 मिलियन बैरल रोजाना की जरूरत है क्रूड की। इस समय समुद्र में 60 से 80 मिलियन बैरल ही पहुंच पा रहा है। तो करीब एक बड़ा अंतर है, 20% जो कहा जाता है, बल्कि इस हंगामे की वजह से वो संख्या कुछ और बढ़ गई है। तो नतीजा ये हो रहा है कि क्रूड की कमी होने से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें हैं वो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो इससे भी ज्यादा गंभीर नुकसान कर रहे हैं। ये सब चीजें इस मामले में अध्ययन करने से सामने आई। एक तत्व तो मैं जानता ही नहीं था और हमारे मतलब प्रचलन में नहीं है। एक तत्व है हेलियम, नेचुरल तत्व है, और इसका 33% इसी गल्फ में है और कतर और ईरान के ही पास है, और कतर ही इसका मुख्य सप्लायर है। ये दुनिया में जो आज की आधुनिक दुनिया है, ये जिन चिप्स पर काम करती है, जैसे हम आज जो कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे होंगे या फोन पर होंगे, मैं अपने कंप्यूटर या फोन पे हूं, इनमें ये सब चिप से चल रहे हैं।
हमारी सारी प्रणालियां किसी न किसी स्तर के चिप से आधारित है, हम्म, जो उनको नियंत्रित करते हैं। हम्म, और ये चिप बनाने वाला जो दुनिया का तंत्र है, जो हम्म, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका में फैला हुआ है, इसको सबको हेलियम चाहिए। इसका इसका कोई विकल्प नहीं है हम्म, और ये आर्टिफिशियली बनता नहीं है। इसकी जो कमी हुई है, उससे एकाएक भयानक कठिनाइयां आ रही जो हमारे अभी सामने नहीं है और हम्म, दुनिया को उसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर जो एलपीजी और एलएनजी का मामला है, इसके अलावा इन्हीं कारखानों से निकले हुए दूसरे उत्पाद जो है, वो दुनिया की उर्वरक सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। अभी वो खबर मेरे पास आई कि भारतीय उर्वरक निर्माता कंपनियां सब आधे प्रोडक्शन पे आ गई हैं। हम्म, ये सब बातें अभी पब्लिक में है नहीं, आधे प्रोडक्शन पे आ गई हैं हमारी क्रिप्को वगैरह की जो इकाइयां हैं, क्योंकि उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। जो उनके पास स्टॉक था वो बहुत कम दिनों का है और ये परिस्थिति बनी रही तो हाहाकार मच जाएगा भारत जैसे कृषि प्रधान देश वगैरह में। और ये मतलब इसमें हम कहें ना कहें, लेकिन अब तो इस कार्यक्रम में मैं कह देना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में दुनिया को लाने में और भारत को लाने में हमारे प्रधानमंत्री का सीधा हाथ है। चाहे उनकी अज्ञानता से हुआ हो और चाहे उनकी लालच से हुआ हो और चाहे वो किसी दबाव से हुआ हो या उनके वैचारिक जो आग्रह हैं, जो दुराग्रह के तौर पर इस देश पर लद रहे हैं, चाहे उसकी वजह से हुआ हो। लेकिन निश्चित तौर पर वो अपनी इस भूमिका से अब बरी नहीं हो सकते कि युद्ध जिस दिन छेड़ा गया उसके ठीक एक दिन पहले वो इजराइल में थे और वो अकेले ऐसे दुनिया के राजनेता हैं जो ऐसे वक्त में जब उस पर गजा के नरसंहारकर्ता का आरोप लग रहा है और जब उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से वारंट है इस मामले में, आप वहां उसको लेजिटिमेसी देने गए थे। तो भारत की परिस्थितियों में जो कठिनाइयां, और भारत जबकि पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट, हाइड्रोकार्बन में इंपोर्ट डिपेंडेंट देश जो दुनिया के हैं, भारत उसमें सबसे आगे है। 88% से ज्यादा क्रूड हम खरीदते हैं गल्फ से और दुनिया से। ऐसे में आप ऐसे देशों के साथ अपने इस तरह के रिश्ते का रिस्क लेंगे। एक्चुअली तो आपने हमारी वो जो पूरी जो हमारी सोच समझ थी अंतर्राष्ट्रीय राजनय की, उसको सबको आपने खतरे में डाल दिया है। आपने हमारी हमारी आप, सोच गुट निरपेक्षता की थी, गुटबाजी की नहीं। बिल्कुल आपने निरपेक्षता को गुटबाजी में शामिल करा दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नरेंद्र मोदी की इस युद्ध में क्या सह अपराधिता है, कॉम्प्लिसिटी, हिंदी में उसको सह अपराधिता ही कहेंगे, कि वो किस तरीके से शरीके जुर्म है इस युद्ध में। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इस निश्चित रूप से आज की बातचीत में इसके ऊपर हम लोग खासी चर्चा करेंगे। एक लेकिन मन में जिज्ञासा आ रही है आपकी बात सुनकर, वो ये है कि ईरान लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था ये मान के कि उसे पश्चिमी शक्तियों के साथ में और उनके गठजोड़, उनके पार्टनर्स के साथ में एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये तैयारी मेरे ख्याल से पिछले साल जून में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, जो आपने B-52 बम वर्षकों से जो वहां पर बंकर बस्टर्स बम गिराए थे उन्होंने, उसके बाद इस तैयारी में और तीव्रता आई होगी, क्योंकि उसके बाद तो ईरान को यकीन हो गया होगा कि ये तो एक तरह का टेलर था, आगे जाके ये एक युद्ध छेड़ेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, जी। इजराइल के पास मोसैड है, जिसका जिसकी घुसपैठ ईरान में भी है, जो यहाँ पर ईरान के सर्वोच्च नेता के जो प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रतिनिधि हैं भारत में, जब मैंने उनसे ही सवाल पूछा था कि क्या आपके पास इतने ज्यादा जासूस हैं, अमेरिका अमेरिका CIA और मोसैड के इतने जासूस फैले हुए हैं कि वो ठीक ठीक बता देते हैं इजराइल को कि ईरान का नेतृत्व फलाना नेता किस जगह है, और वो ठीक वहीं निशाना मार के हमला करते हैं और उनको शहीद हो जाना पड़ता है। शहीद होने के लिए आप तैयार हैं, आपके अंदर बड़ा वलवला है, ये ठीक है, लेकिन आप अपने आप को शहादत के लिए अभी तो जिंदा रहना और लड़ना जरूरी है, आप युद्ध के बीच में हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हम मानते हैं कि जासूस हैं उनके, हालांकि वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इतना तक उन्होंने माना कि इनके जासूस हमारे यहाँ हैं, कुछ हैं जासूस, और उन्होंने घुमा फिरा के ये भी कहा कि हम लोग उनकी पकड़ धकड़ या सफाई में भी लगे हुए हैं। अच्छा, इतने जासूस वहां होने के बावजूद, जिसको ईरान भी मानता है, और हर देश में गद्दार वद्दार तो होते ही हैं, गद्दार लोग भी होंगे, मुखबिर भी होंगे वहां पर, इसके बावजूद ये लोग ये पता नहीं लगा पाए कि ईरान का जो मिसाइल
सिस्टम है, जो मिसाइल प्रणाली है, वो मिसाइल प्रणाली इतनी इफेक्टिव है कि उनके सारे मंसूबों को वो धराशायी कर सकती है। आप देखिए, शुरुआत में चाहे नेतन्याहू का बयान हो, चाहे ट्रंप का बयान हो, उन्होंने कभी भी ईरानी मिसाइल क्षमताओं का ज़िक्र नहीं किया। अब जाके जाके तुलसी गब्बार्ड ये कह रही हैं कि हमारा प्रमुख उद्देश्य ईरान की मिसाइल आक्रमण क्षमता को नष्ट कर रहा है। अब वो कह रही हैं जाके। लेकिन शुरू में तो इन लोगों ने ईरानी मिसाइलों का ज़िक्र ही नहीं किया था। शुरू में तो ऐसा इस तरह से पेश कर रहे थे कि 3-4 दिन का खेल है, उसके बाद इनको घुटने टेक देने पड़ेंगे ईरान को हमारे सामने। तो ये ईरान इसको कैसे कर पाया, मतलब अपने आप में? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी उत्सुकता का विषय है। देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इज़राइल के पास, अमेरिका के पास हुँ, ईरान की सामरिक क्षमता के बारे में हुँ, काफ़ी हद तक जानकारियाँ हैं। हुँ, उनके पास बहुत अच्छा तंत्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी शामिल है और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी शामिल है। हुँ, और इस तंत्र के ज़रिए उन्होंने इस युद्ध में प्रारंभिक सफलताएँ बहुत हद तक प्राप्त की। उन्होंने जिसको चाहा उसको मार दिया, हुँ, जब चाहा तब मार दिया। हुँ, उन्होंने जून में भी इनकी मिलिट्री लीडरशिप के एक बड़े हिस्से को मार दिया था। हुँ, उन्होंने हमास के शायद एक बड़े नेता को यहीं ईरान में मारा था। उन्होंने इनके एक सुरक्षा कर्मी थे जो इनके लिए प्रॉक्सी जो दुनिया भर में हैं और उस इलाके में हैं, उनको तैयार करने का काम करते थे। शायद सुलेमानी या क्या नाम था हाँ, उनका। हाँ, हाँ, हाँ। उनको उनको भी एक मार समय दिया था। पीछा करके मार दिया था। हुँ, दरअसल उन सफलताओं से इज़राइल और अमेरिका का जो वर्तमान नेतृत्व है, हुँ, वो इतने घमंड में चला गया, हुँ, जो उसमें जो सैनिक परिस्थिति होती है, उसका आकलन करने में उससे भूल हुई। हुँ, उसको इन सफलताओं से ऐसा और थोड़ा-सा होता जो एग्रेसिव फोर्सेस होती हैं, उनसे हमेशा सफल ही हों ऐसा नहीं होता, बहुत बार उनसे गलतियाँ होती हैं। इस मामले में चूँकि इज़राइल और अमेरिका एग्रेसर्स हैं, साफ-साफ है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। हुँ, तो उनको ये घमंड था और उन्होंने उसके सैंपल उन्होंने देखे थे जब जनवरी में भारी आंदोलन हुआ ईरान में इस हुँ, सत्ता के खिलाफ। उन हुँ, कठिनाइयों से जो पिछले एक लंबे अरसे में वो जो उस पर सैंक्शन वगैरह लगी हुई हैं उसकी वजह से और जो रिजीम का धार्मिक नेचर है उसकी वजह से, हुँ, वो जो थी उसके आधार पर अपने मतलब जासूसी के कौशल के आधार पर हुँ, और अपनी सैनिक सामर्थ्य के आधार पर उनके आकलन से ये गलती हुई कि उनको लगा कि वो लीडरशिप को जैसे ही मारेंगे, तो वो जो विद्रोही समाज है, चूँकि उसकी वजह थी, इस समाज का एक हिस्सा विदेशों में रहता है। जैसे हुँ, भारतीय डायस्पोरा है, वैसे ईरानी डायस्पोरा भी है। ईरानी डायस्पोरा जो पश्चिम में यूरोप में रहता है और अमेरिका में रहता है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हुँ, उसमें 90% तक इस रिजीम के विरोध में लोग हैं। हुँ, आज भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं। तो इन लोगों ने ये चूँकि ये पूरी योजना ज़्यादातर इज़राइल में बनी, हुँ, ट्रंप से तो उन्होंने सहमति हासिल कर ली। हुँ, 20 सालों से वो अमेरिकी राष्ट्रपति से सहमति हासिल करना चाह रहे थे। हुँ, बाकी राष्ट्रपति इसको अपने सैनिक विशेषज्ञों के द्वारा बैठ के ठंडे दिमाग से सुनते थे। हुँ, ट्रंप के मामले में ये हुआ, ये भी तो तथ्य सामने आ गए हैं। ट्रंप अकेले हैं जिन्होंने इसको बुलडोज़ किया। हुँ, उन्होंने नेतन्याहू को ज़्यादा सुना, हुँ, अपने लोगों को कम सुना। हुँ, और नेतन्याहू को ये लगता था कि जैसे ही हमने इनकी लीडरशिप को मारा, हुँ, 1-2 लेयर, तुरंत जनता में विद्रोह है हुँ, और हम उस विद्रोह को करा के हुँ, और उसके वो बन जाएँगे और सेना-वेना में सब में विद्रोह हो जाएगा। हुँ, यहाँ वो मिसकैल्कुलेशन हुआ है। हुँ, उल्टा हुआ कि उनकी द्वारा खमैनी की हत्या पहले ही दिन कर देने के बाद हुँ, शॉक लगा उस ईरानी जनता में हुँ, और उनमें राष्ट्रीय अस्मिता, हुँ, अपनी धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता, इन सब का विस्फोट हुआ। हुँ, और संसाधन है उनके पास, उन संसाधनों की जानकारी पश्चिम को है, पश्चिम उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक चीज होती है जीवट और उसकी तैयारियां हुँ, हर देश अपने हिसाब से करता है। तो अब वो जीवट और तैयारियां लड़ रही हैं और उनके पास इतनी सामर्थ्य है और इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग बहुत सी चीजों से प्राइवी नहीं हो सकते
कि चीन और रूस क्या कर रहे हैं। हम लोग कल्पना ही उनकी कर सकते हैं, लेकिन हम ये अगर सोचते हैं कि उसका कोई रोल ही नहीं है, तो वो भी बहुत ही ब्लाइंड खेलना होगा। नहीं, जो और खबरें आ रही हैं, तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से ईरान की मिसाइलें, कुछ मिसाइलें निशाने से भटक रही हैं, कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें निशाने पे लग भी रही हैं। जी, और जो निशाने पे लग रही हैं, खास तौर से तेल अवीव में जो मिसाइलें गिर रही हैं, पहले तो जो इज़राइल का जो आयरन डोम, यानी उनका जो वो एयर डिफेंस सिस्टम था, इसको आयरन डोम वो कहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के बहुत से हमलों को नाकाम भी किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो आयरन डोम को वेध कर उसको वो उसमें छेद करके वो मिसाइलें अपने-अपने निशानों को वहाँ हिट कर रही हैं, जिससे इज़राइल के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है। नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान इस युद्ध में तेहरान का हुआ है, लेकिन इज़राइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। कल रात तो बहुत नुकसान हुआ है। हुँ, कल रात की तो खबरें अब सारी एजेंसियों से आ गई हैं कि हुँ, कल रात तो मतलब 100 से ज्यादा कैजुअल्टी कैजुअल्टी नहीं, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर हुँ, ईरान की सरकार ने स्वीकार की है। हुँ, तो 100 जब घायल होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10-20 लोगों की मृत्यु न हुई हो हुँ, और उन 100 में 10-20 गंभीर हालत में न हो। हुँ, तो ये एक बड़ी संख्या है। देखिए, अभी तक ईरान ने जो कुछ किया है, मैं अभी ये नहीं मानता कि वो अभी एक्यूरेट निशाना ले ले पा रहे हैं। हुँ, अभी वो ये करते हैं कि उनकी 100 मिसाइलें गईं, 100 में से 90-92 पकड़ ली गईं या उनको बीच में रोक लिया गया या उनको नष्ट कर लिया गया, लेकिन 8 गिरी। हुँ, अभी वो रेशियो ये है। अभी उस तरह का वार ईरान ने नहीं करके दिखाया है, जैसा वार उस पर इज़राइल ने या अमेरिका ने किया है, हुँ, कि टारगेटेड उन्होंने लीडरशिप को मार दिया हो। आस-पास हुआ है, कई बार ऐसे निशाने भी लग गए, अब इसमें तुक्का है ज़्यादा। हुँ, अभी ईरान ने ये साबित तो नहीं किया है कि वो चाहेगा तो पिन पॉइंट वैसे ही मार देगा, हुँ, जैसे नेतन्याहू के बारे में खबर उड़ी, हुँ, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। तो खबरों की मार तो हो रही है। हुँ, इसलिए भी हो पा रही है कि दुनिया का जनमत इस समय अमेरिका और इज़राइल के पूरी तरह खिलाफ हो गया है। बिल्कुल, विश्व बिल्कुल। जनमत जो है और वो चाह रहा है कि ईरान जीते। युद्ध का नतीजा हमें नहीं मालूम, लेकिन विश्व जनमत के मन की बात तो मालूम है। हुँ, इस समय लोगों की धारणा ईरान के प्रति रोज बढ़ रही है। हमारे आपके कार्यक्रमों में आती हुई दर्शकों की बढ़ती हुई संख्या भी इसका एक संकेत है। हुँ, और इस तरह के अनेक कार्यक्रमों में जिस तरह से दर्शक आ रहे हैं और गोदी मीडिया को जिस तरह से वो धिक्कार रहे हैं, हुँ, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ इसकी, इस पर एक कार्यक्रम भी करने वाला हूँ। बिल्कुल। हमारे रिसर्च टीम इसको पढ़ रही है कि हुँ, जितने राइट विंगर हैं इस देश में जो इजराइल और अमेरिका के समर्थन करते हैं, हुँ, भारत की जनता उनको गालियां दे रही उनके कमेंट्स में। हुँ, तो भारत में भी अब ये जो डिस्पेंसेशन है, उसकी जो विचार है, उसका जो विचार है इस युद्ध के पक्ष में, उसके पक्ष में ज्यादा लोग नहीं बचे और उससे बहुत ज्यादा लोग ईरान के लिए फेवरेबल सोचने समझने और बोलने लगे। ऐसा ही सारी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका समेत। उसकी वजह से ईरान को हम जितना वो कर पा रहा है उससे ज्यादा देख रहे हैं। हुँ, एक एक मतलब उसको एक नैतिक समर्थन मिल रहा है इस समय। बिल्कुल। तो अगर और घटनाएं भी हो रही हैं, जैसे भले ही उसने F-35 मार न गिराया हो, लेकिन छू तो लिया है। हुँ, जैसे उसने इनके सारे उन अड्डों पर जो इन्होंने बगल में बना रखे हैं, सारे उन देशों में जो एक्चुअली सुन्नी देश है लेकिन मोनार्की के हैं, हुँ, उनमें उन सब अड्डों पर, दूतावासों पर ईरान की मिसाइल पहुंच तो गई है। हुँ, भले ही उसने पूरी तरह तहस नहस न किया हो, लेकिन खतरा तो बता दिया कि हम तुम पर गिर के जला सकते हैं तुमको, और बहुत सी चीजों को उसने नष्ट भी किया है। ये सब चीजें मिलजुल के एक वातावरण तैयार कर रही हैं। कोई शक नहीं शीतल जी कि ईरान न केवल इस युद्ध को लंबा खींचने में कामयाब हुआ है, टिका जी। हुआ है, बल्कि वो लोगों के दिल भी जीत रहा है। एक्चुअली और इसमें ये एक सेकंड, बिल्कुल, इसमें टैक्टिकली ईरान ही है जो इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, बिल्कुल, 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 क्योंकि लंबा खींचने में सफलता की गुंजाइश उसके लिए ज्यादा है और इनके लिए असफलता की गुंजाइश ज्यादा है। बिल्कुल। एक मंसूबा जो इज़राइल और अमेरिका का था, इस हम पहले हफ्ते में ही ईरान को बिल्कुल सपाट कर देंगे अपने बमों की मार से, वो करेक्ट। नाकाम हो चुका है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और यहाँ तक के लोग, अगर आप इस सरकार के, भारत की मौजूदा सरकार के कुछ लोगों को के वरिष्ठ लोगों से, अंदर के लोगों से बात करें,
तो वो लोग दबी जुबान से कहते हैं कि ईरान तो शेर निकला। हम्म, तो उसके बाद चुप हो जाते हैं सोच के कहीं उनकी बात रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है उस बात को। उसके बाद थोड़ा बगलें झाँकते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ा झैप की मुस्कुराहट है। अच्छा। मैं एक संकेत दूं आपको कि कल एक कार्यक्रम में एक टेलीविजन चैनल पे, जनरली ऐसा होता है कि एक दो लोग तो इधर उधर होते ही हैं, हुँ, कल उसमें तीन सेना के अधिकारी थे और एक विदेश सेवा के, हुँ, चार के चार जो है अमेरिका और इजराइल की आलोचना में थे। बिल्कुल। उनमें से दो तो घोषित दक्षिणपंथी लोग हैं, हाँ, हाँ। लेकिन चार के चार, मैं तो चकित था, पहली बार मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में था। इसके पीछे मुझे एक कारण लग रहा है। एक तो जो लोग फ़ौज के लोग, जैसे कि जनरल जीडी बख्शी उनमें से एक हैं, और भी हो सकते हैं, वो उनका बहुत प्रमुख नाम है क्योंकि वो बड़ी बुलंद आवाज़ में बोलते हैं और बहुत उनका जो स्वर होता है, वो बिल्कुल फाइनल टोन में, जैसे कि वो अंतिम सत्य कह रहे हों, इस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं और बहुत लोकप्रिय भी हैं। उनके जी उन उन उनका उनका एक दर्शक वर्ग है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाया था, उसको करीब 7 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा जी देखा। जी। तो मैं इस तरह के लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी है कि भारत ट्रंप का चीयर लीडर हो गया है। यस। तो ये लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं अभी भी। ये लोग बीजेपी की सरकार के खिलाफ अभी भी नहीं बोलते हैं। ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ये नहीं बोलते हैं। ये बात ज़रूर कहते हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुःख है कि उन्हें इन लोगों से जिनका वो समर्थन कर रहे थे, जिन पे उन्हें उम्मीद थी, ये उम्मीद नहीं थी कि वो अमेरिका के पिछलग्गू बन जाएँगे। जी अमेरिका के अब अमेरिका उनका आका, अमेरिका को अपने आका की तरह स्वीकार कर लेंगे। जी इस जी कारण से भी ये लोग ईरान का जो युद्ध प्रयास है, जी उसको हमदर्दी की देख रहे हैं, हमदर्दी की दृष्टि देख रहे हैं और थोड़ा बहुत हो सकता है उस युद्ध प्रयास को बढ़ा-चढ़ा के भी बयान कर रहे हों कि उन्हें फौजी शब्दावली आती है। जी 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 और जी। वो जब बात कहते हैं तो उनकी बात हम्म। ज़्यादा प्रामाणिक लगती है। अब आते हैं हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। देखिए, नरेंद्र मोदी अभी तक ईरान के ऊपर हुए हमले की निंदा नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपने मुँह से, प्रधानमंत्री की हैसियत से, उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हुई, उस पे शोक भी व्यक्त नहीं किया है। और उल्टे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, ईरान ने जो अपने ऊपर हमले का जवाब दिया है, उसकी निंदा की है इन लोगों ने। यस, ऑफिशियली। ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से। इसके बावजूद आखिरकार वो किस मुँह से कभी ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री से बात करते हैं, इसके पीछे क्या है? एक तरफ तो आप खुलकर या तो संयुक्त राष्ट्र में भी ये तो तो सिंपल है लड़ाई अभय की। जी। जी, जी। इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। हुँ, $58 में प्रति बैरल आप खरीद रहे थे, 62 में खरीद रहे थे, 68 में खरीद रहे थे, 70 में खरीद रहे थे। पूरे 12 साल आपको इसका लाभ मिला, जो मनमोहन सिंह को नसीब नहीं हुआ था। उन हुँ, बेचारों को 138, उनका तो 100 से नीचे नहीं आया कभी। हुँ, और इसके बावजूद वो इस देश के लोगों को पेट्रोल तो 50-55 में और डीजल जो है 60-65 में, सॉरी, डीजल 50-55 में और पेट्रोल 67-70 में दे रहे थे। हुँ, इन्होंने तो इस लाभ को पूरी तरह गंवा दिया। हुँ, आज हमको न सिर्फ 88% से ज्यादा तो हम क्रूड हमें चाहिए, हुँ, वो हमें अब उसकी जगह $150 का बास्केट मिल रहा हुँ, है। और हम मतलब अजीब हाल में हैं, क्योंकि एकाएक उतना रूस से भी नहीं आ सकता, वो एकाएक कहीं से भी नहीं आ सकता। अमेरिका से तो 70 दिन लगते हैं। हुँ, और हमने पूरा गल्फ खो दिया है। और हमारे पास अब खाद के लिए, मैंने बताया, क्रिप्को वगैरह सब चिल्लाना शुरू हो गए हैं। खाद बनाने के लिए आधा प्रोडक्शन है इस समय। एलएनजी है नहीं। शहर के शहर, हम तो गरीबों की बात नहीं करते, हमारा मीडिया पूरा ना। सूरत से पैदल चल पड़े हैं लोग, बिल्कुल, मोरबी से रिवर्सलाइजेशन चल हो रहा पड़े है। हैं, हुँ, तमिलनाडु से चल पड़े हैं, ट्रेन में सब बिहार यूपी भरना शुरू हो गया, जगह नहीं मिल रही है। हुँ, हमारे मजदूर इलाके जो है बेतरा परेशानी में है। विद्यार्थी बहुत कठिनाई में है जो इम्तिहान दे रहे हैं। गैस नहीं है। हुँ, जो गैस कच्चे में खरीदते थे 100 रुपए की किलो थी, 300-400 रुपए किलो मिल रही है उनको। वो छोटे स्टोव जलाते हैं, 2 किलो 3 किलो वाले। जी, ये जो हमारा एक साधारण क्लास है जो बहुत बड़ा है, 88% हमारी आबादी उसमें से है, जो 10,000 से 25,000 के बीच जीवन गुजार रही है, हुँ, या उससे भी कम वाले हैं हमारे यहाँ। उनके लिए तो ये 200-300 रुपए बढ़ जाना, उनकी तो एकदम से कठिनाई में आ जाते हैं वो। तो इतनी बड़ी समाज में जो ये बेचैनी पैदा हो रही है, ये
हमें आपको या हमारे टीवी चैनलों को भले न समझ में आए, हम्म, राजनीति जो करते हैं उनको समझ में आती है। हम्म, वो बेचैनी उनको खींच के ईरान के दरवाजे पे ले गई है कि उन्होंने विदेश मंत्री को लगा दिया कि रोज फोन करो भाई, किसी तरह मैनेज करो, किसी तरह 2 एलपीजी के जहाज हमको रोज चाहिए, 90,000 टन हमको रोज चाहिए एलपीजी, हम्म, और हमको रोज एक एलएनजी का जहाज चाहिए 50,000 उसका। तो वो हमारे पास है नहीं, दुनिया में नहीं है, एकाएक मिल नहीं सकता, अमेरिका रातों रात भेज नहीं सकता। हम्म। तो इस कठिनाई से तो ये तो इनका तो और 5 राज्यों में चुनाव है, 1 लाख करोड़ बजट में व्यवस्था करके किसी तरह चुनाव लड़ा जा रहा है हम्म। कि ये महीना निकाल लिया जाए, किसी तरह चुनाव हो जाए। चुनाव अनाउंस था, सब कुछ चीजें तो जिस डेट में जो होनी है वो हो रही हैं, उसे बढ़ाए ना, रोज सब जगह राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा लेंगे। नहीं तो तो ये ये परेशानी उनको ले गई है फिर उसी ईरान पर जिसको 19 में धकेल के चले आए थे, जो बेचारा फ्री में बिना ट्रांसपोर्ट का लिए, बिना बीमा का पैसा लिए आपको आपके घर पे कच्चा तेल सप्लाई कर रहा था, दोस्ती निभा रहा था, आपको रुपए में तेल दे रहा था, आपके बैंक में रुपया रख रहा था और आपको रिबेट भी दे रहा था, वो छोड़ के आप अमेरिका की गोदी में भागे। तो मैं तो ये कल्पना करता हूं शीतल जी कि जब नरेंद्र मोदी या उनके विदेश मंत्री, खासतौर से नरेंद्र मोदी जब बात करते होंगे 1 to 1 ईरान के राष्ट्रपति से, वहां के प्रधानमंत्री से, तो वो लोग कहते नहीं होंगे इनसे कि भाई आप जरा अपने 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 रवैये के ऊपर भी तो सोचिए, आप हमसे इतनी इतनी रियायतें चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए होर्मुज के दरवाजे खोल दें, आपके जहाज़ों को एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षा पूर्वक अपनी जो सुरंगें हमने बिछाई हैं, उन सुरंगों से निकालते हुए होर्मुज से बाहर निकाल दें, हैं? और आप चाहते हैं कि आपके जो 28 जहाज़ फँसे हुए हैं, अभी तक शायद 2 या 3 ही वहाँ से निकले हैं। और लेकिन आपका रवैया ये है, आप हमसे इस तरह की अपेक्षाएँ करते हैं, कुछ तो वो लोग कहते होंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं। ठीक है, शिष्ट भाषा में कहते होंगे, लपेट के कहते होंगे, लेकिन ये तो असंभव है कि कुछ ना कहते हों। उनकी क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब लोग सब कुछ कहना शुरू हो गए। हुँ, वो तो न कहेंगे, इसकी कोई वजह ही नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ अब लोग कहने लगे हैं, कौन नहीं कह रहा है। हुँ, अब हमारे यहाँ जो स्वर हैं, जो इसके पहले दबे हुए थे, अब सब कह रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं कि हम ऐसे देश हैं जिसके रिश्ते दुनिया से हैं, लेकिन एक भी रिश्ता किसी लेवरेज के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हुँ, जब हमारी लड़ाई हुई तो हमारे साथ कोई नहीं था, हमने सबको गंवा दिया है। कल तो जनरल बख्शी साहब ने भी श्रीमती गांधी की तारीफ कर दी भाई। हुँ, 71 में उन्हीं के नेतृत्व में लड़े थे, उसी प्लैंक पे की है जो प्लैंक मोदी जी को खारिज करता है कि अमेरिका तब भी था और दुनिया तब भी थी, हुँ, सातवां बेड़ा भी था, हुँ, लेकिन वो इंदिरा गांधी का जमाना था। हुँ। अब लोगों को जो पुराने लोग हैं, उनके पास ये अतीत अपने तर्क और तथ्य के साथ सामने आ रहा है कि एक आर्टिफिशियल व्यक्तित्व जिसे प्रचार माध्यमों के जरिए गढ़ा गया हो, हुँ। और एक रियल व्यक्तित्व जिसे गढ़ने की जरूरत न हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा और एक तरह से ईरान ने राशन लगा दिया है। अ, उनको राशन कार्ड दे दिया है भारत को कि अब आप देखिए, अभी आप अभी तक के इस कोटा इतना था कि 2 या 3 जहाज आपके निकल सकते थे। अब देखिए आगे ईरान इजाज़त देता है कि नहीं देता है। और ये जो कमी हो रही है, ऊर्जा की कमी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब हमें देखना होगा कि ये सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है। क्योंकि युद्ध को खत्म करना या युद्ध को खात्मे की तरफ ले जाना, उसके लिए तो मोदी जी की तरफ से कोई प्रयास हो नहीं रहा है। कोई ऐसा वक्तव्य इन्होंने नहीं दिया है जिससे लगे कि इनके अंदर कोई इच्छा है कि ये कोई जो पंच फैसला करने वाली एक हस्ती बनती है धीरे-धीरे, उस तरह की हस्ती में आ पाएँ। उसके लिए इन्हें अमेरिका अमेरिका परस्ती छोड़नी होगी। एक निष्पक्ष रवैया अख्तियार करना होगा, तभी कर पाएँगे ये। वो कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि जो गुट निरपेक्षता को आप गुटबाजी से आवाज़ ही बदल दिया। नहीं, उसको मतलब उसका गुटबाजी से आप उसको नहीं चला सकते। जो चीज गुट निरपेक्षता से चलती थी, उस भारत का जो लेवरेज था, उसका गुट निरपेक्ष होना था। गुटबाजी जिसको उसका लेवरेज नहीं हो सकती। जिसको तिरस्कार से देखते हैं, व्यंग करते हैं उसके ऊपर और उसको पूरी तरीके से अतीत की वस्तु बना दिया है, नष्ट कर दिया है और पूरी तरह से अमेरिकी गोद में जाके बैठ गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोगों ने अभी की परिस्थिति पे काफ़ी चर्चा की जी। और तेज़ी के साथ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रम्प जो कहते हैं, उसका उल्टा भी कर देते हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम वाइंडिंग डाउन करना चाहते हैं वॉर को और दूसरी तरफ हो सकता है कि कल तक हमें पता चले कि उन्होंने और भी ज़्यादा घातक हमले शुरू कर नहीं, दिए। नहीं, उनके लक्ष्य नजर आ रहे हैं। वो एक जो द्वीप है ईरान का,
उस पर वो कोई कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा वो हम लोग उस समय देखेंगे, और वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर हमला करके, और ये हो सकता है कि इजराइल की ये तैयारी हो कि वो जो उसका एटॉमिक इनका जो सेंटर है, उसका नाम मैं नांदेज या क्या जगह है वो, वहां पर ईरान का वो सॉरी इजराइल का कोई इस तरह का जत्था उतरे हवाई उससे, और वो उस पर कब्जा की कोशिश करे। इस तरह की चीजें हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। दरअसल इस लड़ाई का एक और गर्म दौर आने की मुझे संभावना नजर आ रही है। इसमें कमांडो ऑपरेशन भी हम लोग देख सकते हैं। वही कमांडो ऑपरेशन सी, जो मोसैड के कमांडोज और अमेरिका के मेरीन कमांडो है, उनका जी ऑपरेशन भी जी जी दिखाई जी पड़ सकता है। जी। धन्यवाद शीतल जी, बहुत उम्दा से दिलचस्प चर्चा हुई।